हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गति, जो कि साइंस सेक्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, गति एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे डिफेंस सेक्टर में ले लेते हैं तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेलवे, ग्रुप डी, इन एनटीपीसी, इन सभी एग्जामिनेशन में गति चैप्टर से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। मतलब जब भी एग्जामिनेशन होता है तो इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, डिफेंस में तो और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस गति चैप्टर से। तो आइए दोस्तों, गति पढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला पॉइंट है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, ठीक, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अभी यहाँ पर है, 2 घंटा बाद भी यहीं पर रहेगा, 4 घंटा बाद भी यहीं पर रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, समय बदल रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कि वस्तु विराम में है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। मतलब कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, अभी यहाँ पर है, कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाएगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, समय बदल रहा है, इसके साथ साथ इसकी स्थिति भी बदल रही है। ठीक, और जब स्थिति बदल रहा है, समय भी बदल रहा है, तो उसे हम कहेंगे गति अवस्था, उसे वस्तु की गति अवस्था में रहना कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला बिंदु। अगला क्या है, विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित है। वो तो है ही, क्योंकि वस्तु एक ही समय में एक वस्तु के सापेक्ष विराम में जबकि दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति में हो सकती है। अच्छा, तो इसमें से आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही वस्तु गति में भी विराम में भी, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए रेलगाड़ी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, ठीक, जब रेलगाड़ी चलती है, जब रेलगाड़ी चलना शुरू होता है तो क्या होता है कि स्टेशन जो होता है, रेलगाड़ी स्टेशन से आगे बढ़ जाती है, तो आपका और स्टेशन का, आप स्टेशन के सापेक्ष गति में हैं और बाहर पेड़ पौधे जो भी आते जाएंगे, आप जो है उस पेड़ पौधे के सापेक्ष आप गति में हैं। लेकिन क्योंकि उसके अनुसार आपकी स्थिति बदल रही है, समय के साथ साथ आपकी स्थिति पेड़ पौधों के सापेक्ष बदल रही है। क्योंकि एक समय आप पेड़ पौधों के पास थे, कुछ घंटों बाद उससे काफ़ी दूर चले गए। मतलब क्या हुआ, समय के साथ आपकी स्थिति परिवर्तित हुई। लेकिन ट्रेन के सापेक्ष अगर देखा जाए तो 1 घंटे बाद भी ट्रेन में ही है, 2 घंटे बाद भी आप ट्रेन में ही रहेंगे, और शुरुआत से ही आप ट्रेन में ही हैं। मतलब ट्रेन के सापेक्ष आपकी स्थिति नहीं बदल रही है। तो ट्रेन के सापेक्ष आप विराम में हैं, लेकिन बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष आप गति में हैं। ठीक, इसलिए कोई वस्तु एक ही समय में एक वस्तु के सापेक्ष विराम में जबकि किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति में हो सकती है। इसलिए विराम और गति एक दूसरे से संबंधित है। ओके, अब ये देखिए अगला पॉइंट, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ये कोई वृत्ताकार मार्ग है, इस पर कोई वस्तु गति कर रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग तो गति कर रहा है, तो इसको वृत्तीय गति ही बोलेंगे। ओके, आइए अब देखते हैं मोशन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए विस्थापन। मोशन चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विस्थापन। ठीक, अब यहाँ देखते हैं विस्थापन क्या होता है।
तो फ्रेंड्स विस्थापन मतलब जब कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक गति करती है और उन दोनों स्थितियों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसे हम कहते हैं विस्थापन। इस न्यूनतम पे जरा गौर कीजिएगा, न्यूनतम। जैसे न्यूनतम मतलब कि मान लीजिए कोई एक वस्तु यहाँ पर है, एक हुआ इस तरह से चल के आ रहा ना, मतलब देखिए यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ पर यहाँ तक चल के, मान लीजिए एक हुआ इस तरह से चल के आना और एक हुआ सीधा चल के आ जाना। तो जब यहाँ सीधा चल के आया तो क्या हुआ, ये हुआ आपका न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी मतलब कम दूरी, और ये आपका ये हो गया आपका महत्तम दूरी, मतलब कि आपने जहाँ जहाँ से चल चल के यहाँ तक पहुँचे। एक हुआ सीधे पहुँच जाना और एक हुआ घूम फिर के पहुँचना। तो जो आप घूम फिर के पहुँचे हैं वो है आपका दूरी, और जो सीधा पहुँच गए वो है विस्थापन। ठीक। और विस्थापन जो होता है दोस्तों ये एक निश्चित दिशा में होता है। तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है। अब अगला पॉइंट बिंदु देखते हैं विस्थापन के ही। गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक। आप कहीं गए घूम फिर के इस रास्ते से गए, अब वापस आप जहाँ पहले थे वहीं पर आ गए। तो यहाँ विस्थापन 0 है लेकिन दूरी क्या 0 है, क्योंकि देखिए आप जितना चले हैं वो हो गया आपका दूरी, और आप जितना चले और जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ और आपके प्रारंभिक स्थान से दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी है यानी मिनिमम डिस्टेंस, वो होता है आपका विस्थापन। तो मान लीजिए आप कहीं से चलना शुरू किया और वापस वहीं पर आ गए, तो प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच का दूरी कितना हुआ। आप जब वापस वहीं पर पहुंच गए तो उन दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी तो 0 ही होगा ना, क्योंकि आप वापस वहीं पर आ गए, तो दूरी न्यूनतम, तो विस्थापन भी न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी कितना है, 0। तो इसलिए वहाँ पर उस स्थिति में विस्थापन 0 होगा, और जो जितना आप टोटल चले हैं वो हो गया आपका दूरी। जितना चले हैं वो तो 0 नहीं है ना, क्योंकि आपने चला है तो 0 है नहीं। ठीक। तो इसलिए विस्थापन का तो इसलिए गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। और दोस्तों अब एक चीज़ ये भी देखिए कि वस्तु का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं हो सकती। जैसे कि एक वस्तु यहाँ पर है, जैसे कि आप खुद को ही ले लीजिए, आप यहाँ पर हैं, है ना। तो इस तरह से चलते हुए आप यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का न्यूनतम दूरी कितना हो गया, न्यूनतम दूरी तो यहाँ पर है, यहाँ इस तरह से चलते हुए यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ तक का न्यूनतम दूरी ये हो गया। न्यूनतम दूरी मतलब कि विस्थापन आपका यहाँ ये वाला, ये चीज़ आपका विस्थापन है और ये चीज़ आपका दूरी है, मतलब जितना कि आप चलें। अब बताइए ये बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है। आपका जवाब यही होगा कि ये वाला बड़ा है। तो बड़ा है मतलब क्या, कौन सा बड़ा हुआ, दूरी बड़ा हुआ, क्योंकि आप इतना चले हैं, जितना चले हैं टोटल वो आपका दूरी होता है। और जितना आप और जहाँ से आप चलना शुरू किए हैं और जहाँ आप पहुँचे हैं उन दोनों के बीच का जो कम से कम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, उसको हम कहते हैं विस्थापन। ठीक। तो इसलिए विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है या फिर दूरी के बराबर होता है। अब दूरी के बराबर कब होगा वो भी देख लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ हैं, सीधा रोड है और सीधे रोड में चलते हुए आप यहाँ पर आ गए,
जब रोड सीधा है तो दूरी और विस्थापन तो बराबर होगा ही, क्योंकि आप यहाँ चलना किए, शुरू किए, यहाँ चले, दूरी भी इतना ही होगा और विस्थापन भी। अब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का दूरी, कम से कम दूरी भी तो यही होगा, और जितना आप चले भी तो इतना ही है, और जितना आप चले हैं वो होता है दूरी, और जहाँ से शुरू किए हैं जहाँ आप पहुँचे हैं उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस वो होता है विस्थापन। तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन बराबर है, दूरी बराबर विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो इस स्थिति में क्या हो गया, दूरी बराबर हो गया किसके, विस्थापन के। ठीक। और देखिए ये यहाँ पर ये वाला लाइन भी, विस्थापन लेस देन, विस्थापन दूरी से कम होगा या उसके बराबर होगा, मतलब विस्थापन लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। और फ्रेंड विस्थापन और दूरी का रेशियो हमेशा 1 होगा या 1 से कम होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर सरल रेखा में चल रहे हैं तो वहाँ पर विस्थापन और दूरी का अनुपात 1, और सरल रेखा नहीं है तो 1 से कम। देखिए विस्थापन तथा दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम या बराबर होता है। ठीक। और देखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल एक अदिश राशि है और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक। चाल अदिश राशि क्यों है, क्योंकि चाल का कोई दिशा नहीं होता, वो किसी भी दिशा में चल सकती है, इसलिए चाल एक अदिश राशि है, और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है और मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए मतलब विस्थापन एक निश्चित दिशा में होती है, ये आपको मैंने बताया अभी। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन का दिशा निश्चित होगा कि आपको उस दिशा में जाना है। ठीक। तो विस्थापन जब निश्चित दिशा में है तो वेग भी निश्चित दिशा में ही होगा, और अगर दिशा निश्चित है तो क्या होगा, दिशा अगर निश्चित है तो वो आपका सदिश राशि और उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तब वस्तु की चाल या गति की दिशा अथवा दोनों बदल सकती है। तो जायज़ सी बात है कि अगर आप वस्तु का वेग बदल देंगे तो चाल भी बदल जाएगा, गति की दिशा भी बदल जाएगी। गति की दिशा भी बदल सकती है। मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं, आपका वेग कम कर दिया जाए तो आपकी गति की दिशा बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। ठीक। चाल या गति की दिशा अथवा दोनों बदल सकती है। ठीक है। अब आइए देखते हैं ये, यदि वस्तु का वेग धनात्मक है तो वस्तु मूल बिंदु के दाईं ओर गति करेगी, और यदि वस्तु का वेग ऋणात्मक है तो वस्तु मूल बिंदु के बाईं ओर गति करेगी। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये वाला आपका, ये वाला एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये और ये है वाई एक्सिस। ठीक। मतलब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। तो अगर वेग आपका धनात्मक है तो गति इस तरफ हो रहा है, मतलब कि मूल बिंदु के दाईं ओर। और यदि वेग आपका ऋणात्मक है, देखिए ये वाला, ये यदि वेग आपका ऋणात्मक है तो गति मूल बिंदु के बाईं ओर हो रहा है। ठीक। और देखिए किसी वस्तु का वेग का परिमाण सदैव उसकी चाल के बराबर या उससे कम ही होता है। उसी विस्थापन वाले एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है। ठीक। तो देखिए दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक वस्तु है, ठीक, ये इस तरह से चलकर यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसका दूरी क्या हुआ, जितना वो चला है वो उसका हो जाएगा दूरी। तो चाल क्या होता है,
चाल आपका होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा टाइम होता है ना। और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, मतलब कि वेलोसिटी बराबर होता है ना डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरह से चल के आया, यहाँ पर पहुँचा मान लीजिए, तो दूरी तो ज़्यादा हो गया ना इसमें। इस तरह से यहाँ पर चल के आया तो दूरी जितना चला वो हो गया दूरी, तो दूरी तो यहाँ ज़्यादा होगा ही। और टाइम, और यहाँ पर तुरंत आ गया। देखिए मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कम दूरी है, समय तो आपका उतना ही लगा। तो दूरी अगर कम है, दूरी कम है मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, दूरी से हमेशा कम होता है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो वेलोसिटी भी कम होगा। और चाल के केस में क्या होता है कि यहाँ पर दूरी अधिक है और दूरी ज़्यादा है तो चाल भी तो ज़्यादा होगा ही, समय क्योंकि यहाँ पर समान है दोनों स्थिति में। ओके ठीक है। और देखिए वेग का परिमाण चाल से हमेशा कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक, देखिए यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ पर गति कर रही है तब इसकी चाल का परिमाण वेग के बराबर होगा। जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पर है, वो सीधा पथ पर गति करते हुए यहाँ पर आ गया, तो दूरी भी इसका सेम और विस्थापन भी सेम। जब दूरी बराबर है और विस्थापन भी बराबर है तो चाल और परिमाण तो बराबर होगा, और तो आपका वेग और चाल दोनों बराबर होगा ही। ठीक, और देखिए सामान्यतः वस्तु के वेग से अभिप्राय है वस्तु का तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। मतलब किसी विशेष क्षण पर, मतलब कि मान लीजिए वस्तु चलना शुरू हुआ, वस्तु के 10वें सेकेंड में उसका वेग, 12वें सेकेंड में उसका वेग, मतलब उतनावें सेकेंड में जो उसका वेग होगा ना वो ही है उसका तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग को इंग्लिश में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, और यही है सामान्यतः वस्तु के वेग से अभिप्राय है वस्तु का तात्क्षणिक वेग। ठीक, अब देखते हैं त्वरण। त्वरण भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कभी कभी पूछा जाता है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कौन त्वरण कौन सा राशि है, तो त्वरण सदिश राशि है। देखिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब कि वेग में जो परिवर्तन हुआ उसकी दर, मतलब किस दर से वेग में परिवर्तन हो रहा है उसे हम त्वरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग है v, तो इसमें वेग में जो परिवर्तन हुआ ये किस दर से परिवर्तन हुआ, और उसका जो वेग परिवर्तन में जो दर होता है उसे ही हम कहते हैं त्वरण। ठीक, और त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू क्या है, वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। ठीक, और देखिए त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है ना, त्वरण धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, शून्य कब होगा, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो हम उसे मंदन कहेंगे। अब समझते हैं त्वरण धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु चलना स्टार्ट हुआ, ठीक, और उसका वेग बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि 2 सेकेंड बाद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
इसमें क्या हो रहा है, मतलब समय के साथ साथ वेग बढ़ रहा है। मतलब कि सॉरी देखिए 5 मिनट बाद मीटर पर 5 सेकेंड बाद 5 मीटर पर सेकेंड है, 10 सेकेंड बाद 15 मीटर पर सेकेंड है उसका वेग, 20 सेकेंड बाद 50 मीटर पर सेकेंड है उसका वेग। तो क्या हो रहा है, समय के साथ साथ वेग बदल रहा है और वेग बढ़ भी रहा है। और जब वेग बढ़ता है तब हम उसे मतलब कि मान लीजिए पहले वेग कम है, समय के साथ साथ वेग उसका बढ़ता गया बढ़ता गया, तो अगर वेग बढ़ते रहेगा तो हम उसे कहेंगे धनात्मक त्वरण। लेकिन वहीं अगर वेग अगर घट रहा है, जैसे कि पहले उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, उसके बाद हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, वेग आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर वेग आपका घट रहा है, वेग घट रहा, क्योंकि देखिए पहले 5 था, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। वेग यहाँ पर क्या हुआ, घट गया, टाइम टू टाइम वेग घटता चला गया। तो जब वेग घट रहा है और जब वेग घटता है तो उसे ही हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, ठीक। और इस ऋणात्मक त्वरण को ही हम मंदन कहते हैं, मंदन। ओके फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। ये देखिए मंदन। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स यदि आपका वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।